इशिता के सामने आई उस ड्राइवर की सच्चाई, जिस ड्राइवर ने इशिता को एयरपोर्ट छोड़ा था उस रात, जिस रात के बाद इशिता के जीवन में उथल पुथल मच गई थी। यहाँ पर इशिता पता करने के लिए उस ड्राइवर के घर आती है और पूछताछ करती है। तभी इशिता बताती है कि ये ड्राइवर जो है ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया था जब मैं लंदन जा रही थी। तो यहाँ पर ड्राइवर की बहन होती है, कहती है कि मैं इनकी बहन हूँ और हाँ, मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं है। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। इशिता कहती है कि हाँ, इन्होंने ही मुझे उस मतलब एयरपोर्ट छोड़ा था, मैं लंदन जा रही थी उस रात। तभी उसकी बहन बताती है कि हाँ, मतलब आपको इतने दिन भी मेरे भाई की याद है, इतने दिन बाद भी कभी कभी लोग तो आज मिलते हैं और कल भूल जाते हैं, फिर भी आप इतने दिन के बाद भी आपको याद है। ऐसे कम ही लोग देखने के लिए मिलते हैं। इशिता कहती है कि नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, बल्कि 8-10 दिन ही हुए हैं। तभी उसकी बहन बताती है कि 8-10 दिन नहीं हुए हैं, बल्कि मेरे भाई को मरे हुए बल्कि 2 साल हो चुके हैं और आप 8 और 10 दिन की बात कर रही हो। इशिता कहती है कि नहीं, मैंने तो अभी अभी पिछले हफ्ते ही आपके भाई के कार में मैं एयरपोर्ट गई थी और आप झूठ क्यों बोल रही हो। जहाँ पर वो ड्राइवर की बहन बताती है कि मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, शायद कोई दूसरा ड्राइवर होगा। मेरा भाई आज 2 साल से हमारे बीच में नहीं है और आप 8 दिन की बात कर रही हो। इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इशिता सोचती है कि ये लड़की क्या कह रही है, बल्कि यही तो था वो ड्राइवर जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गया था और उसी रात से मेरे पीछे मुझे आत्माओं जो परछाइयाँ थी आत्माओं की, वो दिखनी शुरू हुई थी। तभी यहाँ पर वो ड्राइवर की माँ कमरे से बाहर आती है और पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और कहती है कि वो आ चुका है और वो यही उसके साया मंडरा रहा है। इशिता डर जाती है और डर के मारे वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से तभी वहाँ पर वो लड़की होती है, उस ड्राइवर की बहन कहती है कि माँ, आप बाहर क्यों आई हो, आप जाओ यहाँ से। इशिता वहाँ से डर कर भाग निकलती है। इशिता काफ़ी डर जाती है क्योंकि ये जो लेडीज़ है वो काफ़ी अजीब गरीबी हरकतें करती है। इशिता काफ़ी रोने लगती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इशिता यहाँ पर डर के मारे घर से बाहर निकलती है, वहाँ से निकल जाती है। इशिता सोच में पड़ जाती है कि मैं तो पिछले हफ्ते ही उस ड्राइवर से मिली थी, उसकी बहन ऐसा क्यों बता रही है कि उसे मरे हुए 2 साल हो गए हैं। आखिर क्या राज है और ये क्या है। तभी इशिता यहाँ पर घर आती है। घर आने के बाद इशिता काफ़ी सोच में पड़ जाती है। रमन पूछता है नीलू से कि नीलू, इशिता कहाँ पर है। नीलू कहती है कि भैया मुझे तो पता नहीं इशिता भाभी कहाँ पर गई है। यहाँ पर रमन जब इशिता को ढूंढ रहा होता है तभी इशिता घर के अंदर आती है। रमन कहता है कि इशिता, मैं तुम्हें ही अब कॉल करने वाला था, तुम कहाँ पर थी, कितना वेट करती हो, कितना वेट करना पड़ता है तुम्हारा। इशिता एकदम से घबराई होती है। रमन उससे पूछता है कि क्या हुआ इशिता, तुम इतनी घबराई क्यों हो। इशिता कहती है कि कुछ नहीं रमन, मुझे रूम में जाना है। तभी रमन उसके पकड़ता है और कहता है कि इशिता, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम इतनी डरी हुई, इतनी घबराई सी क्यों हो। इशिता कहती है कि रमन, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बता सकती, तुम मेरे साथ रूम में चलो। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ मिहिका अपने रूम में आती है और उसे एक बटन मिलता है। जो बटन देखती है मिहिका सोचती है कि ये बटन ना ही रोमी का कपड़ों का है, ना ही मेरे ड्रेस का है, पर ये बटन आखिर किसका है, हमारे रूम में ये बटन क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर रोमी आता है और रोमी देखता है कि ये मिहिका क्या देख रही है, उसके हाथ में क्या है। मिहिका सोचती ही है, तभी रोमी आकर देखता है और पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। मिहिका कहती है कि रोमी, ये बटन तुम पहचानते हो किसका है। रोमी कहता है कि ये बटन तो हमारा नहीं है, पर मैं जानता हूँ ये बटन किसका है, मुझे पता है, मैं जाकर देखता हूँ। तभी वही मिहिका पूछती है कि किसका हो सकता है। रोमी समझ जाता है कि ये आखिर ये बटन किसका है और हमारे रूम में कौन आया था। इशिता सारी बात रमन को बताती है। रमन को यकीन नहीं होता है इशिता की बात पर। रमन कहता है कि इशिता, तुम दूसरे ड्राइवर के साथ गई होगी, तुम्हें याद नहीं होगा, और हाँ, हमारे जैसे शक्ल वाले दुनिया में 7 लोग होते हैं और तुमने कोई दूसरा ड्राइवर देखा होगा और तुम सोच रही कि वही ड्राइवर है। उसके बहन ने बोला है कि वो 2 साल पहले ही मर चुका है, इस दुनिया से चला जा चुका है, फिर वो तुम्हें कैसे अपनी गाड़ी में बिठा सकता है और एयरपोर्ट छोड़ सकता है। इशिता बार बार समझाती है रमन को कि नहीं रमन, तुम मेरी बात पर ट्रस्ट करो, एक बार मेरी बात
अच्छे से सुनो और सोचो, उस बात पे अमल करो। पर रमन कहता है कि इशिता तुम मतलब बहुत थकी सी नज़र आ रही हो, तुम्हें सब कुछ मतलब वो ड्राइवर नहीं होगा, मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता। इशिता बार बार समझाती है रमन को, पर रमन को समझ नहीं आता कि इशिता क्या कह रही है। रमन उसे फिर भी इशिता को गले लगाता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम करोगी तो तुम्हें बेटर लगेगा। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ सिम्मी और परम यहाँ पर कैफे में बैठे होते हैं। परम कहता है कि आखिर ये काम हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है, आखिर कौन है इशिता का दुश्मन। तभी सिम्मी कहती है कि हाँ, इशिता का दुश्मन कोई भी हो, पर हो हमारा दोस्त ही होगा, क्योंकि हम उससे मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे, पहले इसका पता लगाना होगा कि आखिर ऋषिता और रमन का दुश्मन कौन है। पीछे से यहाँ पर रूही देखती है कि ये दोनों क्या मतलब बातें कर रहे होते हैं। रूही कहती है कि आखिर कौन सी बात है इन दोनों में चल रही है, क्या ये मेरे मिशी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर इशिता बेटी होती है बाहर, इशिता कुछ सोच ही रही होती है। रमन इशिता को समझाता है। तभी दूसरी तरफ रोमी सिम्मी के रूम में आकर अलमारी के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। सिम्मी आती है और पूछती है कि रोमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोमी कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, ताकि तुम ऐसी गंदी हरकतें करती हो ना तो मुझे तुम पर ही शक होता है। ये बटन देख रही हो, ये बटन हमारे कमरे में मिला है और ये बटन किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारी ड्रेस का बटन है। आखिर तुम करना क्या चाहती हो। सिम्मी कहती है कि देख रोमी, तू मेरा भाई है, छोटा भाई, और तुम बार बार मुझे ऐसे दोषी मत ठहराया करो, क्योंकि तुम उस इशिता की चाल में मतलब फंस चुके हो और तुम्हें अच्छाई और बुराई में कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर रोमी कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितनी अच्छी हो और कितनी बुरी हो, इशिता भाभी के बारे में कुछ भी मत कहो। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ, ये बटन मेरा है तो क्या मैंने क्या किया है। तभी रोमी कहता है कि तुम ऐसे ही ढूंढती रहती हो ना घर में, हर एक के रूम में क्या मिलेगा क्या नहीं। ये अब साजिशें करना बंद कर दो, हमारे ही परिवार में तुम साजिश करती हो, अपने परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। मतलब यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ मैं करूँगी और वो इशिता से मैं बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि उसने मेरी बेटी को मारा है, मैं मेरी बेटी की मौत के बदला लेकर रहूँगी। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं है, तो तुम्हारी ऐसी हरकत देखकर फिर से वो मर जाती। सिम्मी को इतना बुरा लगता है रोमी की बात सुनकर कि सिम्मी कहती है कि रोमी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरी बेटी के बारे में, क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ क्या, क्या मुझे माँ बनने का भी हक नहीं है। मेरी बेटी की मौत का बदला मैं लेकर रहूँगी। यहाँ पर रोमी कहता है कि चुप कर सिम्मी, अब कितना खेल खेलोगी, कितने नीचे गिरोगी, कितना कितना घटियापन दिखाओगी। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर आलिया जो होती है ऑफिस के जाने के लिए तैयार करती अपने आप को खुद ही कहती है कि मैं आज ऑफिस ज्वाइन करूँगी आज से ही, और मुझे भी बिजनेस करना है। यहाँ पर आदि उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस जाने की, तुम घर पर ही रहोगी। यहाँ पर आलिया कहती है कि क्यों, रोशनी जब अपनी मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी अपने सक्सेस उसने पा लिया है, तो तुम तो बड़े खुश होते हैं कि वो बिजनेस कर रही है, इतनी सक्सेस हो गई है, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिलती है ना रोशनी को देखकर, और मुझे क्यों नहीं भेजना चाहते तुम ऑफिस में। तभी यहाँ पर इशिता आ जाती है, इन दोनों के बीच में बोलती है, कहती है कि तुम दोनों इतनी लड़ाई करते हो तो बाहर तक आवाज़ आती है, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि ये देखो ना माँ, इशिमा हर बार यहाँ पर रोशनी को दोषी ठहराती है। तभी यहाँ पर आलिया कहती है कि नहीं इशिमा, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कहा है रोशनी को, बल्कि यही मुझे रोशनी सुबह से यही रोशनी रोशनी करता फिर रहा है पूरे रूम में। तभी आदि कहता है कि हाँ मेरे मुंह से निकल गया था रोशनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑफिस जाओगी, और हाँ रोशनी गलती से निकल गया होगा मेरे मुंह से। तभी यहाँ पर आदि और आलिया के बीच में अब आदि को हो चुका है रोशनी से